ना शिकवा कोई वक्त से, ना हालातों से कोई गिला है। जिंदगी का फलसफा यही है कि जो भी मिला है जिंदगी में वो बेमिसाल मिला है। जो बीत गया वो गुजरा हुआ पल था और जो हाथों में है वही जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। तो चलिए इसी हसीन सुबह में इन्हीं हसीन पलों के बीच कहना चाहूंगी गुड मॉर्निंग बिहार। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चहेते मॉर्निंग लाइव शो कार्यक्रम बिहार बिहान में। ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी से शिकायतें करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो खूबसूरत पल हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, हमारे हाथों में हैं, उन पर हम गौर नहीं फरमाते और वो बस यूं ही निकल जाते हैं। दर्शकों, जिंदगी का फलसफा तो यही कहता है कि हमें आज में जीना चाहिए। जो पल हमारे साथ हैं, जो पल हम खूबसूरत बना सकते हैं, उन पलों को अगर हम नहीं जिए तो फिर क्या जिए। चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। और सबसे पहले बताना चाहूंगी आपको आज के दिन का पंचांग। बताना चाहूंगी कि दर्शकों आज की तारीख है 26 जून, दिन है शुक्रवार और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की आज है द्वादशी तिथि। चलिए अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे जहां हम आपको आज के अपने विशेष मेहमान से रूबरू कराते हैं। आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँ कि उन्होंने गणितीय सूत्रों को, यानी कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हें छात्रों के बीच, विद्यार्थियों के बीच एक खेल के रूप में प्रस्तुत किया है। आपको बताना चाहूँगी कि गणित उनके लिए सिर्फ एक विषय मात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने का जो है वो एक नज़रिया है गणित। आपको बताना चाहूँगी कि आज जो हमारे बीच विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें उनसे हम जानेंगे। कहना चाहूँगी हमारे बीच मौजूद हैं अशोक कुमार रॉय जी। इनको हम और इनके छात्र प्यार से और फेमस है ज़्यादा इस नाम से कि इन्हें हम गणित गुरु या गणितानंद के नाम से भी जानते हैं। बहरहाल आपको रूबरू कराना चाहूँगी हमारे आज के विशेष मेहमान का स्वागत हम करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी नमस्कार। माता सरस्वती की जय हो, राज माता की जय हो। बिहार बिहान के पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्रणाम और धन्यवाद। आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे शिक्षण का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र बहुत ही जिम्मेदारी भरा क्षेत्र होता है। अगर आप समाज को शिक्षित करते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल होता है। शिक्षक बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा शिक्षक ही होते हैं जो छात्रों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय होते हैं। तो गणितीय सूत्रों का ये जो खेल है, जिस तरीके से आपने मैथमेटिकल फार्मूलाज को एक खेल के रूप में, एक गेम के रूप में छात्रों के बीच में प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से उनका जो झुकाव है वो मैथमेटिक्स यानी गणित की तरफ ज़्यादा हुआ। तो एक सामान्य शिक्षक से गणित गुरु तक बनने का जो ये सफ़र है, ये आपकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपका झुकाव इसकी तरफ हुआ, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। देखिए, गणित गुरु नाम जो अर्जित हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि मेरे सुकर्मों का फल है। मैंने अपने कर्म को पूजा और साधना की तरह लिया और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि हमारे सामने जो बच्चे हैं, जो इस देश का उज्जवल भविष्य है, आने वाला हमारा कल है, उसके प्रति पूरा समर्पित भाव से उनको जानने का कोशिश किया। पहले उनका सुना, फिर उनके लिए जो अच्छा होगा वो मैंने हर पड़ाव पे बताने की कोशिश किया और देखते ही देखते उनको हमसे लगाव हुआ। और ये जो गुरु शब्द है ना, ये हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, सौभाग्य से मैं हिंदू हूँ और मेरा पूरा विश्वास है, गुरु शब्द जो है इसकी गरिमा बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गुरूर भी एक शब्द है, उसमें से अड़ो जो है ना वो हटने के बाद गुरु बनता है। तो जहां पे गुरूर है वहां गुरु नहीं है। ये बात मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी और मैंने अपने अहम और मैं को बिल्कुल किनारे करके केवल बच्चों का सुना और बच्चों के लिए गणितीय गणना को जितना आसान हो सकता है अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको आसान करने में। दिन रात सोचता रहा और करता रहा। वैदिक गणित के चीज़ों को भी, जो बड़े बड़े संस्कृत में लिखे हुए थे सूत्र,
छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल खेल खेल में उसको सिखाया। और धीरे धीरे बच्चों के माँ बाप ने कहा कि ऐसे कभी हमारे पुराने गुरुजी हुआ करते थे, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, जो कभी भी सिलेबस को समय सीमा में नहीं बांधते थे। गुरु और शिष्य एक ही साथ रहते थे, खाना पीना, एक एक चीज पे ध्यान रखना, और इस तरीके से उनका जो है परस्पर प्रेम, प्यार, इमोशंस, भावनात्मक लगाव बढ़ता जाता था। तो मेरा प्रयास वही है कि गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा हमेशा बरकरार रहे। मुझे अच्छा लगता है गुरु, शिष्य और पुत्र ये बदलना बड़ा मुश्किल होता है, संभव नहीं है एक मानवीय धारणा से देखा जाए तो जिसको हमने शिष्य बना लिया, फिर बना लिया। जो मेरा पुत्र हो गया परमात्मा की कृपा से हो गया, जिसका मैं गुरु हो गया, मैं जिसका पिता बन गया हो गया। इसी तरह बाकी रिश्ते भी है। तो जो इस गहराई को समझ लेंगे भावनात्मक स्तर पे, वो फिर इसमें कोई भी कटौती नहीं करेगा। मेरा ये मानना है कि कहते हैं ना कि नो इमोशंस ओनली सॉल्यूशंस, और मैं ये कहता हूं कि विदाउट इमोशंस कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। वो टिकाऊ नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। और इसी चीज को मैं दिमाग में रखते हुए समाज में बहुत तरह की संस्थाएं हैं। मैंने भी समाज में समर्पित करने के लिए एक संस्था बना दिया है ना। उसकी चर्चा फिर कभी मौका लगा तो मैं विस्तार से करूंगा, जो पूर्णतः गणित के लिए समर्पित है। जी सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत दिलचस्प तरीके से आपने जो बातें हैं वो हमारे समक्ष रखी, हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। आपसे जानना चाहूँगी कि जो गणित विषय होता है, अमूमन हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें फोबिया कहीं ना कहीं भीतर एक मैथ्स को लेकर होता है। गणित विषय है, कैलकुलेशंस को लेकर उनके मन में डर रहता है, और बहुत वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में रहते हैं जब भी गणित की बात होती है। अधिकतर एक जनरलाइज मैं ओपिनियन दे रही हूँ आपको, जो बच्चों के बीच होता है। तो आपने जो गणितीय फार्मूलाज को, गणितीय सूत्र को एक गेम की तरह प्रस्तुत किया छात्रों के बीच में, जिससे उनका इंक्लिनेशन यानी कि उनकी दिलचस्पी, उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ा है, तो क्या आप ऐसी अनूठी शैली अपनाते हैं? किस तरीके से बच्चों के बीच में उन फार्मूलाज को आप प्रस्तुत करते हैं? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है ऐसा कुछ करने में? इसके विषय में जानना चाहूँगी। जी, होता क्या है कि मैं बच्चे के फ्रीक्वेंसी में खुद को लेके जाता हूँ। हर बच्चा का अपना स्वभाव होता है, और बच्चे को पहले स्वभाव से मैं समझता हूँ, फिर मैं उसके जैसा बच्चा बन के सोचता हूँ कि अगर मेरी दशा ऐसी होती तो मुझे किस तरह के गुरु की आवश्यकता होती। वो गुरुजी हमारे कितना सुन लेते ताकि मैं गुरुजी से खुश रहता। और अपनी कल्पना लोक में जाकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे माता सरस्वती की कृपा से वो सारे रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो बड़ा कामयाब होता है, बड़ा सिद्ध होता है। तो मैं उसमें से कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा, आपने जो पहले सोच लिया कि कहीं गलत ना हो जाए, ये गलत बात है। गलती प्राकृतिक स्वभाव है। गलती अगर इतनी बड़ी चीज होती तो ईश्वर कोई मैकेनिज्म सेट करके भेजते कि बच्चा अपने आप चलने लगता, गिरता कभी नहीं। जिसने, परमात्मा ने बच्चे को जन्म दिया, क्या परमात्मा नहीं देख रहे हैं कि बच्चा गिर रहा है, चोट लग रहा है? बिल्कुल। तो कॉज एंड इफेक्ट से पूरा यूनिवर्स चलता है। वो गिरना भी जरूरी है, गिरने से भी एक अलग तरह का आत्मबल आता है, एक अलग तरह की मजबूती होती है। मैं अपने शिष्य को कहता हूं, अपने बच्चों को कहता हूं कि आपके पास मान लीजिए कि 10 आइडियाज हैं, 10 तरीके से आप एक चीज को सोच सकते हैं, और उसमें से कोई 3 तरीके आपने
अप्लाई किया और सवाल नहीं बना तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि उस सवाल के लिए जो आपने 3 तरीके निर्धारित किए थे वो संजोगवश गलत था। आपको तो पूरा पता था कि वो सही होगा, लेकिन वो गलत हुआ, तो ये भी तो आपके फेवर में एक इंफॉर्मेशन है कि भविष्य में उस सवाल को बनाने के लिए वो तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उससे मिलते जुलते सवाल के लिए ऐसे मिलते जुलते तरीके विधि का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो अगर इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से आप सोचें तो गलतियां करने में बड़ी मजा आएगा। हमारे बहुत गणितज्ञ हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारी गलतियां की। ये एपिसोड बहुत लंबा समय का नहीं है जी। तो बहुत विस्तार से चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे जैसा दिख रहा है कि प्रश्न की ढेर लगी है आपके जी पास। हाँ, सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, बहुत ही मतलब ये जो सवाल मेरा आपसे है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से बहुत बदलाव आए हैं। पहले जिस तरीके से लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, बच्चे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ चीज़ें बहुत बदली हैं, ये हम देख पा रहे हैं। पहले के दौर में जब बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई की शुरुआत करते थे और स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, तो एक ब्लैक बोर्ड जिसे हम हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं और चौक, मतलब हमारे जो शिक्षक होते थे हमें उस माध्यम से पढ़ाते थे। लेकिन आज का जो दौर है, हम देखते हैं कि स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से एक शिक्षक को आज के परिप्रेक्ष्य में आज के जनरेशन को भी लेकर चलना है, आज की टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर चलना है, तो एक बैलेंस यानी कि संतुलन की बात होती है, तो किस तरीके से ये संतुलन बनाया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं अलग अलग स्कूलों में घूमता रहता हूं। आपकी बातों से मुझे अपने पुराने पिछले महीने की बात याद आ रही है। जब मैं उत्तराखंड में एक रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर जब मैं गया तो यही बात वहाँ की हेड मिस्ट्रेस मिसेज नीतू रौतेला जी ने पूछा हमसे कि आप आजकल के दौर में बच्चे को कैसे एकाग्र करेंगे, इसका क्या तरीका है, इतना भटकाव है। और ऐसा एक का नहीं, बहुत लोगों के इस तरह के सवाल हैं। मैं ये कहता हूं कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा बच्चा होता है, बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद एक बार उसको आदेश देके नहीं किया जा सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम बिल्ली को दूध की रखवाली दे दें, ये संभव नहीं है, भटकाव है। तो पेरेंटिंग में जब खास करके 18 साल 20 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो रहते तो हैं या तो माँ बाप के गाइडेंस में हैं, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में, या फिर हॉस्टल में है तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट है, जो उनके टीचर्स हैं, आचार्य लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में है। तो इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसकी क्रिया विधि जो है, जो भी उसका कार्यक्रम है, वो सामूहिक हो। अगर सामूहिक होगा तो बच्चे में भटकाव कभी नहीं होगा। जैसे ही व्यक्तिगत होगा, पर्सनलाइज होगा, उसको फ्रीडम अकेले रहने की दी जाएगी, तो गलतियां होगा ही होगा। अनावश्यक वो आराम भी करेगा, अनावश्यक वो निकल भी जाएगा क्लास से। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में बस म्यूट करना होता है ना, कुछ भी बहाना कर लेगा, इंटरनेट नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब दूसरी बात जो है आपकी कि श्यामपट्ट वाला जमाना, जी ठीक है, उसका एक अपना मजा था। बिल्कुल सही से। मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे आप अपने चहेते से बेटा से फोन पे वॉइस कॉल पे बात कीजिए, फिर वीडियो कॉल पे बात कीजिए, और फिर अपने पास बुला के बैठा के डाइनिंग टेबल पे बात कीजिए। बहुत इतना बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया।
ऐसा ही फर्क होता है जब हम बच्चों के साथ सामने बैठ के बात करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसके पीठ पे हाथ देते हैं, उसके सर को सहलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ चल रहा है परिवार में, जी। कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो उसको अपनापन होता है उसका मजा ही कुछ और है। समय बदल रहा है और इस बदलते दौर में पेरेंटिंग के ऊपर जितनी ज्यादा ध्यान दिया जाए उतना अच्छा होगा। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि जो भी माताएं बहनें जो भी 10वीं पास है, 11वीं पास है, 12वीं पास है, उनको इतना तो प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 5वीं तक खुद पढ़ाए बच्चों को। ट्यूशन्स के लिए चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की गर्मी हो, अगर उनका टाइम हो गया तो वो उंगली पकड़ के ट्यूशन्स में छोड़ने जाते हैं। वो सोचते हैं कि पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। जिसने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, बच्चों की किताब पढ़ के पढ़ा सकते हैं। वो 1 घंटे के बदले 2-2.5 घंटे का समय भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका अपना बच्चा है। बिल्कुल। और भीड़ से भी वंचित रहेगा, और इससे माँ बाप का और बच्चों का अपनापन भी बढ़ेगा, लगाव भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे जब भी ऑन स्क्रीन रहे तो माँ बाप किसी न किसी बहाने से, कभी दूध लेके आ गए पिलाने के लिए, कभी किसी बहाने से आ गए, स्कूल का होमवर्क हो गया उसके बाद दूसरा पढ़ना, कुछ ना कुछ करके, मतलब स्क्रीन पे नजर रहनी चाहिए माँ बाप की, या मतलब जो भी गार्जियन है। जी, तो इस तरीके से हम एक बैलेंस, एक संतुलन कहीं ना कहीं बना सकते हैं, और पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल है। मैं देख रहा हूं कि माँ बाप भी, पेरेंट्स भी, और हमारे भारतवर्ष में जो शिक्षा व्यवस्था भी है, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उस पे ज्यादा खर्चा किया जाता है, उसको ज्यादा व्यवस्था दिया जाता है। मैं जो गांव देहात में घूमता हूं, मैं देख रहा हूं, होता क्या है कि एक किसान भी अपने पौधे की शुरू में बहुत ज्यादा रखवाली करते हैं, पेड़ पौधे की भी। अगर जानवर भी है घर में तो उसकी रखवाली शुरू में। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन में पूरी जी जान लगा दे व्यवस्था में, तो वो बच्चे आगे चल के उतना ही बढ़िया करेंगे। होता क्या है कि बाद में जब कितना भी ध्यान दे दे तो वो गैप पूरा नहीं होता है। तो मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करता हूं माता सरस्वती से कि सबको ही समाज में ऐसी सद्बुद्धि दे कि बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान। बिल्कुल, यानी कि आप कहने का आपके मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जो पौधे को हम शुरुआती दौर में सींचते हैं, अगर हम शुरुआती दौर में ही उसकी देखभाल सही से नहीं करेंगे तो आगे चल के वो एक कुपोषित हो जाएगा, वृक्ष बनने में कोई परेशान। बकरी आके खा के चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। जैसे एक शिक्षक की जो भूमिका होती है, एक टीचर का जो रोल होता है, अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को ज्ञान देना, बहुत सारी ऐसी बातें बताना, बुकिश जो भी बातें होती हैं, बुक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, वो सारी बातें उस तक पहुंचाना। लेकिन एक जो दूसरा एस्पेक्ट, यानी कि एक जो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू ये भी होता है एक शिक्षक के लिए कि अपने छात्रों को वो हमेशा मेंटली मोटिवेट करते रहे। आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने बहुत सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए तैयार किया है। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई छात्र, कोई विद्यार्थी अपने लक्ष्य को पाने में पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में असफल रहा हो? ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल समय में, जो वो छात्र जिस समय को वो अंडर पास कर रहा है, जिस समय से वो निकल रहा है, उस वक्त उसके मेंटल स्थिति को मोटिवेट करना, उसे और बेहतर करने की प्रेरणा देने में एक शिक्षक का कितना ज़्यादा योगदान होता है, इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक समय में बच्चे एक बार को माँ बाप की बात मानने से बेशक मना कर दे, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली फील किया है, अपने शिक्षक की बात जरूर मानते हैं। अगर शिक्षक, गुरु उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करें कि जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे उससे
बड़ी बड़ी चीजें भी बहुत है और उससे छोटी छोटी चीजें भी बहुत है। इसमें ईश्वर की मर्जी आप समझिए, ये अभी उपयुक्त समय या ये चीज उपयुक्त आपके लिए नहीं था। आपके लिए क्या पता ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोच रखा है। और अपना बेहतर कीजिए। असफलता को अपनी हार नहीं माननी है। असफलता आपको कारण बता गया कि किस किस कारण से आप असफल हुए हैं। उन कारणों को दूर कीजिए। और अभी अगर आपकी रैंक 1000 के बाद की आती तो अभी आपके पास 1 साल का समय है बेटा। अब आने वाले समय में हो सकता है कि टॉप 100 में आप आ जाएं। बिल्कुल। मैं इस तरीके से मोटिवेट करता हूं कि 1000 के बाद का रैंक आपको अगर मिलता तो हो सकता है कि आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता। और जब आप पास होते, सेलेक्ट होते, तो प्लेसमेंट में मतलब कई लाख का अंतर पड़ सकता था। ऐसा उदाहरण है समाज में, बच्चे खुद एक्टिव हैं। और ये 1 साल अगर आपने समय दे दिया और अपनी बीटेक की डिग्री में अच्छे रैंक लाके अगले साल आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया तो ये असफलता आपके लिए घाटे का सौदा नहीं रहा। और ये सब तो क्षणिक है। मैं बच्चों को कहता हूं क्षण भर की सुख दुख क्षणिक ही है, इसमें ना अपने को खोना है, ख्वाब के फूलों की सीढ़ी बना के बस मंजिल पे पहुंचना है। बस मंजिल पे पढ़ना है तुमको अब हमको क्या पढ़ना, बढ़ना है तुमको अब हमको क्या बढ़ना, पढ़ के और पढ़ा के तुमको देश को है बस आगे बढ़ाना। पढ़ना तू मन से पढ़ाई नहीं छोड़ना, लड़ना तू खुद से लड़ाई नहीं छोड़ना, रूठना अगर तू तो खुद को मनाना, पढ़ना तू मन से पढ़ाई नहीं छोड़ना। और कई बार तो ऐसे इमोशंस आते हैं कि मुझे यकीन दिलाना पड़ता है कि बेटा आपकी सफलता मेरी सफलता है और आपकी फेल्योर मेरी फेल्योर। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं फिर पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा बेटा। और फिर मैं कहता हूं उसको, तेरे शान में मेरी शान है, तेरे मान में मेरी मान है, तेरे जान में मेरी जान है, उठा दूं तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। और उसे यकीन होता है कि गुरुजी हमारे लिए है। और मैं कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ाया। अगर कोई हमारे पास 1-1.5 घंटे के लिए आए तो उसे मैं पूछता हूं कि आपका कौन सा टाइम ठीक रहेगा, सारे कार्य कर लो, उसके बाद हमसे बात करो। फिर वो कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं सर, क्या मैं रात के 10 बजे आपको डिस्टर्ब कर सकता हूं? मैं बोला बिल्कुल, एक बार करके देखना। और जब वो बातचीत करने आते हैं तो रात के 2 बज जाते हैं। किसी की नींद 4 बजे खुल गई तो वो भी कर दिया। फिर हम उसको देना शुरू करते हैं। अपने हाथ से मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे आईपैड में 7,500 पेज लिखे हुए हैं। तो मैं गणित को जीता हूं। बिल्कुल। और मैं बचपन में जिन जिन कमी को झेला, मैं चाहता हूं कि वो कमी हमारे आने वाले बच्चे ना झेले। मैं कहता हूं बच्चों, तुम भारत के उज्जवल कल हो। बच्चों, तुम भारत के उज्जवल कल हो। सपनों के निर्मल और कोमल पल हो। बच्चों, तुम भारत के उज्जवल कल हो। कर्म को अपना धर्म बना लो, अपना जीत तुम निश्चय कर लो। बच्चों, तुम भारत के उज्जवल कल हो। जिस तरीके से बोलते बोलते आप छात्र और गुरु के जो संबंध पर आप जिस तरीके से बता रहे थे, भाव विभोर कहीं ना कहीं आप हो गए, भाव विह्वल हो गए। होता है ऐसा कि एक आदर्श गुरु और छात्र संबंध जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। इसी विषय पर जो मेरा सवाल है आपसे, वो अगला सवाल ये है सर कि पहले के ज़माने में जो गुरु होते थे हमारे, उनके साथ एक छात्र का संबंध एक अनुशासन यानी कि फुल ऑफ डिसिप्लिन और एक दूरी, एक डिस्टेंस के तौर पे होता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो टीचर्स कहीं ना कहीं अपने छात्रों के लिए एक फ्रेंड के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर सामने आए हैं।
आपकी नज़र से जानना चाहेंगे, आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे कि एक आदर्श गुरु और छात्र जो परंपरा है वो कैसी होनी चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए दोनों के बीच? छात्र और शिक्षक के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में एक सकारात्मक संवाद बनते रहना चाहिए। विवाद का कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए। जिनके पास संकल्प होता है उनके पास विकल्प नहीं होता है, और अगर विकल्प है तो फिर संकल्प कैसा। अगर सकारात्मक संवाद होता रहा तो बच्चा अनुशासित भी रहेगा, बच्चा समर्पित भी रहेगा और गुरु भी समर्पित रहेगा। तो दोस्ती वाली जो आपने बात किया, दोस्ती का परिभाषा क्या है? दोस्ती का क्या परिभाषा है अगर किसी से पूछिए तो? कंडीशन लेस अफेक्शन, निस्वार्थ प्रेम जहां हो। कंडीशन लेस। बिल्कुल। जैसे जो बात कोई किसी से नहीं कर पाता वो बात दोस्त से कर लेता है, ठीक है। तो संवाद के जरिए जब माँ बाप या गुरु उसे शुरू से ही सिखाते रहेंगे कि आपके किसी गलती से मेरे मूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गलतियां करते करते थक जाओगे मेरे बच्चे, मैं देखते देखते समझते समझते नहीं थकूंगा। तो माँ बाप को मैं ये कहता हूँ, शिक्षकों को भी ये कहता हूँ कि पहले बच्चे को जानिए, पहले बच्चे को समझिए, पहले उनके मन की सुनिए, उनको खाली हो जाने दीजिए, वो अपना सब कुछ निकाल लेगा, उसके बाद उनको उनके भले की सुनाइए। जब हार्ड डिस्क खाली हो गया फिर अपनी मटेरियल उसमें डालिए। और इस तरीके से बच्चा जो है एक बार को सोचने को मजबूर हो जाता है कि इतना समर्पित शिक्षक, अब तो मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी। और यही पल है कि टीचर के अंदर, शिक्षक के अंदर, आचार्य के भीतर एक अलग तरीके का सकारात्मक समर्पण का ऊर्जा जगता है। और साक्षात वो जो संबंध है ना, वो तो बिल्कुल आप ये समझिए कि ईश्वर का निवास हो जाता है वहां पर, सब कुछ भूल जाते हैं। और जो आजकल बाजारू दोस्त है उसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूं, दोस्त नहीं सब दोष होता है, और दोस्ती के नाम पर सब मदहोश होता है। कोई नहीं रहता दोस्ती बिन, और दोस्त ही दोस्त का बजाता है बीन। जी। कोई नहीं रहता दोस्ती बिन, दोस्त ही दोस्त का बजाता है बीन। कृष्ण सुदामा की दोस्ती में तीनों लोगों की मस्ती, आज के लोगों की दोस्ती में है अक्सर लठ बजती। दोस्त नहीं सब दोष होता है अब, और दोस्ती के नाम पर सब मदहोश होता है। कविता बहुत लंबी है, कहने का मतलब कि बच्चों को ये कहता हूं मैं कि दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दोस्त भटकाव दे, जो दोस्त आपके मंजिल के बीच में रुकावट हो, जो आपका लक्ष्य है, माँ बाप को जो आश्वासन दिया है आपने, अपने गुरु को आश्वासन दिया है, अगर उसमें भटकाव आ रहा है तो जिस तरीके से अपने नए दोस्त के नज़दीक आप गए हैं उसी तरीके से धीरे धीरे आप दूर हो जाइए, इसी में भलाई है। जी सर, एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे ऐसे छात्रों हैं जिनको आपने अब तक पढ़ाया और आपके विद्यार्थी अच्छा करके, अच्छा परफॉर्म करके, पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर देश विदेश में बहुत सारे ऐसे उच्च पद हैं जिन पर आसीन हैं आज के डेट में, आज की तारीख में। आपसे जानना चाहूँगी कि जब वही छात्र जो आपसे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जो आपका गाइडेंस पा चुके हैं, आपका मार्गदर्शन जिन्हें मिला है, वो आपके पास वापस आते हैं कभी, तो वो पल कैसा होता है, कैसी अनुभूति होती है आपको? कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? मान गए आपको, आपने हमारी दुखती नब्ज पे हाथ रखा। ये 2016-17 के आसपास की बात है। एक बच्चा हमारे पास आया,
हमारी मैथमेटिक्स की चैलेंजेस जाती रहती है। तो एक बच्चे ने आया, एक दो सवाल सही थे, कुछ आधा बना था, लेकिन उसमें वो ललक था विकास वशिष्ठ, और उसने हमारे सवाल को प्रयास किया, कुछ सही था। मैं उनसे 4-5 घंटे तक लगातार बातचीत करता रहा। पहली मुलाकात की मैं बात बता रहा हूं। और वो हिला नहीं, भूखे प्यासे लगा रहा, सवाल करता रहा बच्चा। और उस भावुक पल की मैं बात बता रहा हूं, जब वो एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होके ऑफिसर बन गए अच्छे पद पे, तो उसके बाद वो छोटी छोटी सलाह लेने के लिए भी पारिवारिक, कभी कभी फोन पे, व्यक्तिगत, जब भी छुट्टी मिलता मेरे पास आता। और अब तो ऐसा हो गया कि उनकी शादी के बाद उनके बच्चे हुए, विकास और ज्योति, वो बिल्कुल बिटिया ऐसा बिहेव करती है, कोई फर्क नहीं करती। वो फोन करके कहती है कि आप कब आ रहे हो चंडीगढ़, चंडीगढ़ पोस्टिंग है उनकी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने सगे बेटे बहू में और अपने शिष्य और बहू में कोई फर्क ही नहीं है। वैसे ही बेटी की तरह मानदान रखना, हालचाल लेना, नियमित, कभी भी फोन लगा दिया, दादू से सवाल पूछो, मतलब ये सब तो वसुदैव कुटुंबकम का जो सनातन धर्म में जो वो था, जो बचपन में याद किया करता था, उसको मैं महसूस कर रहा हूं। और आज मुझे अपने पे स्वाभिमान महसूस होता है कि अगर एक कुर्ता पैजामा में मैं चुपचाप निकल जाऊं तो मेरे इतने जान पहचान और इतने अच्छे कर्म है कि शायद मैं 5-7 साल अपने जन्मभूमि पे ना लौटूं तो हमारे शिष्य हमारे लिए व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि मेरा तो सीधा कहता है, कोई मुझे कागज कलम दे दे, मैं सीधा कहता हूं, और मुझसे वो कुछ सवाल पूछ ले, कागज हो कोरा, कलम हो काला, रहे ना अंधेरा, रहे बस उजाला। ईश्वर हमें स्वास्थ्य प्रदान करे और अपनी हाथों में बस इतनी ताकत दे कि 25 ग्राम की कलम में चला सकूं और मुंह से आवाज निकल सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये बड़े भावुक सवाल हैं आपके। ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि बच्चे जो एक बार हमसे जुड़ गए ना, उसका लगाव 20-20 साल, 25-25 साल तक अभी भी है। जिनको मैंने शुरू में शिक्षा दी, अब उनके बच्चों को दे रहा हूं, दूसरा पीढ़ी चल रहा है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण मेरा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, और आजीवन नहीं रहेगा। और बाकी शिक्षकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने शिष्य में अपने बेटे बेटी की छवि को देखना महसूस कीजिए, शुरू कीजिए, और आपको देखिए कितना शांति मिलेगा। कहते हैं ना, बन के देख एक बार फकीर, तेरा सेवा करेगा अमीर, रामा बड़ा मजा आया फकीरी में। फकीर का क्या मतलब है, साधु का क्या मतलब है? अपने स्वार्थ को त्याग दिया, दूसरों के लिए उपलब्ध हो गया, तो फिर उसके रिवर्स में न्यूटन्स लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, तो स्वभाव पे भी लागू होता है। और स्पीड एंड एक्यूरेसी, गति और सटीकता, ये केवल गणित में लागू नहीं है। हम जितने अच्छे कर्म और जितने जल्दी जल्दी कर्म करेंगे, हमें फल भी उतनी जल्दी जल्दी मिलेगा। अब तो 4G क्या 5G का जमाना इंसानों ने बना लिया, तो ईश्वर के पास कौन सा जी होगा? जरा सोचिए कितना जी होगा। वो तुरंत दे देते हैं निर्णय। और जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज कुछ फैसले सुरक्षित रखते हैं कि बाद में बताएंगे, तो ईश्वर भी कुछ फैसले जजमेंट करके अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं। वो क्यों तुरंत दे देंगे? बिल्कुल। तो कर्म का फल तो आता है। मैंने अच्छा किया, मुझे अच्छा मिल रहा है। आज आपके सामने हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की हम बात करते हैं, तकनीकी जो हमने आगे कदम बढ़ाया है तकनीकी तौर पर, उसकी हम बात करते हैं। तो एक
हम एस्पेक्ट ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के इस दौर में जो छात्र आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, जो आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मेरिट्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे उसके डिमेरिट्स यानी कि दुष्प्रभाव भी हैं जो एक छात्र के जीवन में उसके दिशा को उसके भीतर भटकाव ला सकते हैं। तो आज छात्र अपने रास्ते से, अपनी मंजिल से, अपने मुकाम से भटके नहीं, बल्कि वो पूरी ध्यान केंद्रित करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े, उनका भटकाव ना हो। इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देते हैं, क्या कहते हैं? सभी आचार्य को, सभी गुरु को, मैंने कहा ना, पहले छात्र को समझिए। छात्र अगर अनुशासित है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो विषय वस्तु की खूब बात कीजिए। अगर बातचीत के दौरान ही अपने अनुभव से शिक्षक ने देख लिया कि छात्र में भटकाव है, और इसके बड़े छोटे छोटे पहचान है, 1-2 दिन में ही पता चल जाता है कि बच्चे ने गृह कार्य किया कि नहीं, बच्चे ने होमवर्क टाइम पे कर लिया कि नहीं। 24 घंटे के दिन रात हैं, अगर एक बच्चे ने 8 घंटे सोया, 2-3 घंटे खाने पीने नहाने धोने में लगाया, तो 10-11 घंटे तो ऐसे चले गए। अब बचे 8-10 घंटे। अगर शिक्षक ने 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाया और बाकी समय के लिए उनको कार्य दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि कार्य करेगा तो समय नहीं लगेगा। अगर 4 घंटे का कार्य है और उनको 6-7 घंटे का दे दिया कि अपनी स्पीड बढ़ाओ, और जो बच्चा जितना कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो अपनी समस्या को अपने गुरु के सामने रख रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि छात्र सही डायरेक्शन में है। अगर वो समय पे नहीं कर पा रहे हैं और कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसका व्यक्तिगत प्रॉब्लम, तो शिक्षक को उसके साथ व्यक्तिगत हो जाना चाहिए, उसके साथ भावनात्मक लगाव करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपका समय कहां जा रहा है। ऐसा सिचुएशन करना चाहिए कि उसका स्वयं ही वो पूछने के लिए व्याकुल हो जाए। क्योंकि कई बच्चे, ऐसा आपने न्यूज में देखा होगा, आप तो सुबह सुबह अखबार देखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम भी कभी देखे थे तो अखबार में, कि बच्चे जो है छोटी छोटी असफलता के लिए अपनी सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं छात्र को बोलता हूं कि ये सब चीजें जो हुई है, कहीं ना कहीं अभिभावक या समाज में जो छोटी छोटी लालच है ना, उसकी वजह से हुई है। बहुत ज्यादा नंबर की लालच वो गलत है, बहुत बड़ी सफलता की लालच, आखिर है तो लालच ही। बिल्कुल। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो परंपरा चल रहा है आजकल, उसकी लालच कि वो वाली मुझे चाहिए, वो वाला मेरे को चाहिए, नहीं मिला तो फिर अब भटकाव है। तो मैं बच्चों को एक मोटिवेशनल सेमिनार में एक मंच पे कहा था, बड़े देखिए, मैं गणितज्ञ हूं, गणित का साधक हूं, तो जिस तरह गणित में स्पीड और एक्यूरेसी को रखता हूं, उसी तरह साहित्य में आपके पास लेके आता हूं। लालच बुरी बला है, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, लालच बुरी बला है, इसमें ही तू गला है, तुझको कुछ ना मिला है, बस इतनी ही गिला है, अब घोंट ना भाई तू अपनी गला, समझा के गुरु ये तुझे चला। बिल्कुल। तो देखिए कैसे कैसे शब्द लिया, सबको समझ में आएगा कि लालच बुरी बला है, इसमें ही तू गला है, मतलब इसमें अपने आप को बर्बाद किया है। बिल्कुल। ऐसा लालच क्यों? और अगर 2 साल आपके खराब निकल गए तो अब समझ में आ गया, बिल्कुल। अब गलत स्टेप लेने, नकारात्मक पहल करने से अच्छा है कि 2 साल को अपने 70 साल 80 साल 90 साल के जीवन से खत्म कर दो और फिर से शुरू कर लो, फिर से शुरू करो। और जाहिर सी बात है कि गलतियों से पहले से बेहतर, बिल्कुल बेहतर करो, और गलतियों से ही कहीं ना कहीं इंसान सीखता है। सर अब वक्त, हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी मोटिवेशनल और मार्गदर्शन से भरी हुई बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी पूरे टीम की तरफ से। मैं आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा बच्चों को, और मैं सब ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मैं कि मानसिक गणना सबकी बढ़ा दे ईश्वर, माता सरस्वती सबकी मानसिक स्थिति को स्पीड और एक्यूरेसी से बढ़ा दे।
ठीक है और उन्हें सफलता प्रदान करे। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम दूंगा और पूरे बिहार विहान डीडी बिहार का संपूर्ण परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। बातें बहुत है, अपने 28-30 साल के अनुभव को 28-30 मिनट में मैं कैसे रखूं, मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया समय। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विशेष धन्यवाद, प्रणाम। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान और बहुत सारी ऐसी बातें हमने, बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन के पल हमने जाने और उन्होंने साझा किए जो हमारी लाइफ को सही मायने में एक नई दिशा देते हैं। दर्शकों, कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम? इसके लिए आपको लिखना होगा हमारा ईमेल एड्रेस और फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddk@gmail.com। तो चलिए, अपने प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव जो हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए और निरंतर हम तक किस तरीके से हम कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं इसके सुझाव भी देते रहिए। कहना चाहूँगी चलते चलते कि गणित की उलझनें हो या जिंदगी की, अगर इरादे मजबूत हों तो सब आसान है। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।